My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे कि मोनोपोली क्या होती है, जो हमने पहले कर चुके हैं, और मोनोपोली के अंदर रिसोर्स एलोकेशन कैसे की होती है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली क्या होती है, और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे हम। वैसे सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कि किस तरह वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। हमने ये ग्राफिकली तो पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था कि मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट पीपल से, और लोकेशन के हिसाब से 3 चीज़ें हैं मोनोपोली के अंदर। मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी एवरेज कास्ट के हिसाब से चार्ज करता है कि डिफरेंट जगहों पे उसकी डिफरेंट कास्ट हो सकती है, इस वजह से, जैसे मैंने स्कूल्स की एग्जांपल दी। उसके बाद ये डिफरेंट हो सकता है कि डिमांड के हिसाब से, जैसे अगर सिनेमा हाउस की एग्जांपल देखें तो एक ख़ास सिनेमा जो होता है वो मोनोपोलिस्ट होता है, मॉर्निंग में वो डिफरेंट चार्ज करता है, यानी कि डिमांड कम होती है, इसलिए वो अपनी ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मॉर्निंग में शोज़ की प्राइस कम कर देता है, इवनिंग के शोज़ की प्राइस बढ़ा देता है। तो इस तरह वो हमने ग्राफिकली देखा था। अब देखेंगे कि और भी किस तरह की जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। हम थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, और ये आज का हमारा लेक्चर होगा। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाता है मोनोपोली एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो मोनोपोली एंड रिसोर्स एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन इफेक्ट ऑफ अ मोनोपोली, परफेक्टली कंपेटिटिव कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कि इसमें अगर कंपैरिजन करना है ना, तो हमने याद रखें कि वो देखा था ना कांस्टेंट कास्ट केस जो हमने पढ़ा था, 30 से लेकर 35 लेक्चर तक, उसमें ख़ास तौर पे जो 35 लेक्चर था, 33, 34, 35 लेक्चर जो थे, उसमें मैंने कांस्टेंट कास्ट इंडस्ट्री का कि किस तरह जब इंडस्ट्री आती है और हमने इसका कंपैरिजन उस हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, एलोकेशन इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, ये वो आइडिया अगर आपको 35, 33, 34, 35 लेक्चर्स में हो तो ये इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। द इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज़ इनफिनाइटली इलास्टिक, प्राइस इक्वल टू बोथ मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, राइट। तो इस हिसाब से जो एलोकेशन इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है, जिसको आगे हम ग्राफिकली देखेंगे। ये है जी आपके पास जो एक मोनोपोलिस्ट की डिमांड कर्व है, और ये उसके एसोसिएटेड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये मार्जिनल कास्ट कर्व है, राइट। और इसी तरह ही हमने देखा था मोर और लेस 39 लेक्चर में, 29 लेक्चर में, 28 और 29 लेक्चर में, 33, 34 और 35 में हम ये चीज़ दे चुके हैं। तो ये जो है वो मोनोपोलिस्ट को डिमांड कर्व फेस होती है, और ये उसके क्रॉसपॉन्डिंगली मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये उसकी मार्जिनल कास्ट है। इसमें अगर परफेक्ट कंपटीशन का देखा जाए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन अगर हो, अगर मोनोपोली ना हो, तो क्या होगा कि जो PCE यानी कि जो इक्विलिब्रियम है, इसमें क्वांटिटी C होगी और प्राइस जो है वो PC होगी। इसके ऊपर मार्केट क्लियर हो जाती है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर परफेक्ट कंपटीशन केस हो, इसमें देखो कोई रिसोर्स की मिस एलोकेशन नहीं है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम होता जा रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई डेड वेट लॉस नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, राइट। और ये चीज़ केस होता है जब आपका प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो, राइट, और इसके ऊपर मार्केट क्लियर हो जाती है। अब ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। अब अगर इसमें हम मोनोपोली ले आए, राइट,
और ये होगी मोनोपोली का केस। जब मोनोपोलिस्ट है वो क्या होगा, वो PM वो प्राइस चार्ज करता है और QM क्वांटिटी चार्ज करता है, राइट। तो ये होगी क्वांटिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक सिस्टम, ये होगी QM, राइट। और प्राइस होगी PM जो कि परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस से ज़्यादा है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है, दो केसेस आ जाते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा इनलार्ज करूं तो ये आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। क्वांटिटी क्या है QM और प्राइस क्या है PM अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है QC और PC, राइट। इसको हम आगे और देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशनल इफ़ेक्ट क्या है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। इसका डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट है कि ये जो हमने कहा था कि QC क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन और QM क्वांटिटी अंडर PM सिस्टम, राइट। अब इसमें एक चीज़ जो है वो एक चीज़ आप देखें किसी को भी नहीं जा रही, वो BE और F है। BEF वो चीज़ है जिसको डेड वेट लॉस कहा जाता है। जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये डेड वेट लॉस है। ये ना कंज्यूमर को जाता है ना प्रोड्यूसर को जाता है। जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ना, उसे जो एरिया बिलो द डिमांड कर्व हो ना और अबव द प्राइस लाइन, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है ये एरिया अबव द सप्लाई कर्व या इस केस में मार्जिनल कास्ट कर्व, राइट। हमने कहा था कि जो एक्चुअली एवरेज कास्ट से ऊपर जो मार्जिनल कास्ट होती है वो सप्लाई कर्व होती है, यानी कि एरिया अबव द सप्लाई कर्व और बिलो द प्राइस लाइन, ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ना कंज्यूमर सरप्लस, ना प्रोड्यूसर सरप्लस, ना कोई डेड वेट लॉस, ना कोई चीज़, ना सोसाइटी को नुकसान। जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी चीज़ें कंज्यूम हो रही है। लेकिन जब मोनोपोलिस्ट आ जाता है तो मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस चार्ज करता है। तो इसमें जो आपके पास FE QM QC ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोडक्टिव इनपुट्स हैं जो मतलब रीएलोकेट होती हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर को मिल ही नहीं रही होती। जब परफेक्ट कंपटीशन केस हो ना तो QC होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर आ गया मोनोपोलिस्ट और कुछ रिसोर्सेज जो थे प्रोडक्टिव इनपुट जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस होने में इस्तेमाल होने थे, मोनोपोलिस्ट के आने की वजह से अब वो रिसोर्स यूटिलाइज नहीं होंगे, वो किसी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे, राइट। कि अब एक चीज़ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको लेट्स से कि वो अगर QC क्वांटिटी है तो उसके ऊपर जो है वो 10 लाख खर्चा आ रहा है। अब मोनोपोलिस्ट आ गया, मोनोपोलिस्ट जो है 10 लाख ये आएगा कहाँ से? उसमें से मतलब लोगों ने चीज़ें परचेज करनी है, वहाँ से आएगा। अब QC जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन केस, अब सपोज कर लेते हैं मोनोपोलिस्ट आ गया। मोनोपोलिस्ट के आने की वजह से क्या होगा कि अब क्वांटिटी जो है वो कम होगी, वो तकरीबन 7 लाख की क्वांटिटी रह जाएगी। तो ऊपर वाला जो 3 लाख है वो 3 लाख के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होने थे अब वो इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि FE QM और QC ये वो इनपुट्स होंगे जो यूटिलाइज नहीं होंगे उस इंडस्ट्री में, ये किसी और इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये रीएलोकेट होंगे। और कंज्यूमर सरप्लस जो होगा, अब पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था? ज़ीरो, मतलब एरिया अबव द प्राइस लाइन और बिलो द डिमांड करो। वो पहले कितना था? पहले था आपके पास A, ऊपर जो है A, PC और E, ये पहले कंज्यूमर सरप्लस था। A, PC और E अंडर परफेक्ट कंपटीशन केस ये कंज्यूमर सरप्लस था।
वो क्या था, ए, पी, सी और ई। ये इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन आप अगर वीडियो लिसन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ए पी सी ई या ए ई पी सी जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन जब मोनोपोलिस्ट आ गया तो कंज्यूमर सरप्लस कम होके पीएम, बी, सी और पीसी रह जाएगा। ये जो ऊपर वाली ट्रांसफ़र फ्रॉम द कंज्यूमर टू फर्म, तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है इतना कम होके किसको चला जाएगा, मोनोपोलिस्ट को, इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेंट। और मोनोपोली रेंट की हमने पहले बात कर चुके हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये मोनोपोलिस्ट को मोनोपोली रेंट की फॉर्म में मोनोपोली प्रॉफिट की शक्ल में चला जाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस। और जो बी, सी, ई, ये कंज्यूमर सरप्लस ऐसा होगा जो कंज्यूमर को लॉस है, जो डेड वेट लॉस है, ना प्रोड्यूसर को मिला ना कंज्यूमर को मिला। कंज्यूमर का तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ मोनोपोलिस्ट का भी, यानी कि प्रोड्यूसर का भी नुकसान हो गया। तो बहरहाल मोनोपोलिस्ट का जो इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस जो पीएम, बीसी और पीसी है, ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी। और इसके बाद जो चीज़ें प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर को भी नुकसान होता है, वो एफ, सी और ई है। ये प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है, ये डेड वेट लॉस टू प्रोड्यूसर, और दोनों को कंबाइन करें तो डेड वेट लॉस आता है BEF, राइट। और ये हमारे पास रिसोर्स एलोकेशंस की बात कर ली कि मैंने जैसे पिछली स्लाइड में कहा था कि इसका कंपैरिजन जो है डेड वेट लॉस का या कंज्यूमर सरप्लस का या प्रोड्यूसर सरप्लस का, वो क्या है, वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू मोनोपोली। इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर जो है हमने शो किया। अब जो पहले कंपेटिटिव केस में ए, पी, सी और ई कंज्यूमर सरप्लस था, अब ये ए, पी, एम और बी कंज्यूमर सरप्लस रह जाएगा, ठीक हो गया। ये है आपका रिसोर्स एलोकेशन। इसमें रिसोर्स री एलोकेट होते हैं। ये आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमने इसमें देख लिया। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास मोनोपोली एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। जो मार्केट पावर्स होती है मे बी एक्सरसाइज अलोंग द डिमेंशन अदर दैन द मार्केट प्राइस, के वो मार्केट पावर को इस्तेमाल करता है, सिर्फ प्राइस के अलावा भी और भी बहुत से टैक्टिक इस्तेमाल करता है मोनोपोलिस्ट जो होता है। और वो और कौन से टैक्टिक इस्तेमाल करता है, पहले मैंने कहा कि सबसे मेन टूल तो वो प्राइस का करता है। वो देखता है कि कोई नई फर्म इंटर होने वाली है तो अपनी प्राइस को कम या ज़्यादा करता है ताकि वो जो है फर्म जो है वो मार्केट से आउट हो जाए। दूसरा टैक्टिक जो मोनोपोली इस्तेमाल करता है वो टाइप, क्वालिटी और डाइवर्सिटी जो है वो देता है, राइट। वो एक से ज़्यादा जो है वो मतलब उसी प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप देता है। आप कोई किसी भी मोनोपोलिस्ट को देख ले, किसी भी फर्म को देख ले, तो वो क्या करता है कि वो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट साइज़ में, राइट, और हर कंज्यूमर के लिए, अगर ख़ास तौर पे जो कंजम्पशन आइटम्स हैं, मतलब लेट्स से कि बर्गर किंग जो है ये मोनोपोलिस्ट है। अब ये बेसिकली तो ये 1000 से 1500 का बर्गर है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये आम इसकी टाइप को, इसके साइज़ को चेंज करके वो दूसरे लोगों को भी अपने सेल नेट के अंदर लेकर आता है। और फिर ख़ास तौर पे क्वालिटी देते हैं। ये वो क्वालिटी एक और टैक्टिक होता है जो परफेक्ट कंपटीशन में जो ऐसा मतलब वो उनको आने से रोकता है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को आने से। वो हमेशा, अब नेस्ले देख लें, इनकी हज़ारों मतलब सैकड़ों प्रोडक्ट्स होंगी और वो अपनी डिफरेंट किस्म की जो है वो देता रहता है। वो अपनी क्वालिटी को वेरिएट करता रहता है, चेंज करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करता रहता है। और फिर डाइवर्सिटी देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अंडर द सेम अम्ब्रेला, अंडर द सेम प्रोडक्ट के स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ हो सकता है, कुछ इस तरह की वो डाइवर्सिटी प्रोडक्ट के अंदर लेकर आता है। और हायर क्वालिटी एंड लोअर क्वालिटी दैन कंपेटिटिव फर्म के
जो क्वालिटी में डिफरेंस होता है मोनोपोलिस्ट में और कंपेटिटिव फर्म में, डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड द फर्म कास्ट। और ये डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है। तो उस हिसाब से मतलब आप देखें कि हो सकता है कि एक मोनोपोलिस्ट जो है वो सिनेमा का जो मोनोपोलिस्ट सिनेमा इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो लाहौर में तो हो सकता है थ्री डी मूवीज़ वगैरह दे, लेकिन जब वो किसी स्मॉल सिटीज़ में उसने सिनेमा खोलेगा तो वो ऐसा नहीं है, 3D टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेकर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ देता है, और एयर कंडीशन है, वो इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की चीज़ें चेंज करता रहता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है। लेकिन वही मोनोपोलिस्ट जो अगर स्मॉल सिटी में जाएगा तो वहाँ पे ये 3D का कंसेप्ट नहीं होगा, कोई एयर कॉन हो सकता है ना हो, वो सीट्स जो है वो इतनी क्वालिटी की ना हो, और ये चीज़ें जो है मोनोपोलिस्ट करता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी मोनोपोली प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वालिटी, चॉइस और मोनोपोलिस्ट ये जो चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लुक्स एट द मार्जिन वैल्यूएशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द क्वालिटी। जो मोनोपोलिस्ट होता है वो कहता है कि मैं अगर एक और यूनिट क्वालिटी का लेकर आऊँगा तो मार्जिनल वैल्यूएशन उसकी क्या होगी, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। वो वैल्यूएशन भी इसी वजह से करता है, वो क्वालिटी भी इस वजह से लेकर आता है कि वो उसकी मार्जिनल वैल्यू कितनी होगी, उसको उसका प्रॉफिट कितना मिलेगा। इस वजह से भी वो जो है वो मोनोपोलिस्ट जो क्वालिटी लेकर आता है। अज्यूमिंग दैट क्यू इज़ एट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, उसे पता है कि मेरी जो है वो इतनी सेल है, या 1,00,000 टन है, या 10,000 टन किसी चीज़ की सेल है, या मेरी 10,000 प्रोडक्ट बिकती हैं, तो वो फिर क्वालिटी उसको पता है ये कम या ज़्यादा नहीं होंगी, इंक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो क्वालिटी की तरफ आता है कि वो ज़्यादा क्वालिटी देता है और ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी, चॉइस एंड कंपेटिटिव इंडस्ट्री लुक्स एट द मार्जिनल वैल्यू ऑफ द क्वालिटी एवरेज अक्रॉस ऑल आउटपुट्स। लेकिन जो कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, राइट। वो मार्जिनल वैल्यू ऑफ क्वालिटी एवरेज अक्रॉस ऑल द आउटपुट लेवल, वो हर आउटपुट मोनोपोलिस्ट जो है वो हर यूनिट लेवल पर, हर डिमांड के साइड पे, हर डिमांडर के हिसाब से क्वालिटी देता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऑन एन एवरेज क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद आ जाता है जी फिर यही उसकी कंटिन्यूटी है। इफ़ अ मोनोपोली एंड परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री चूज़ द सेम आउटपुट लेवल, दे माइट ऑप्ट फॉर द डिफरेंट क्वालिटी लेवल। उनकी क्वालिटी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। ईच इज़ कंसर्न विद द डिफरेंट मार्जिन इन इट्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा, और उसके बाद ख़ास तौर पे ड्यूरेबल गुड्स जो होती है, गुड्स दैट प्रोवाइड सर्विस टू देयर ऑनर ओवर सेवरल पीरियड ऑफ टाइम। एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा, जिसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जो ज़्यादा फर्नीचर वगैरह हो गया, जो ज़्यादा अरसे तक जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके हिसाब से भी मोनोपोलिस्ट की, इसके हिसाब से भी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी वगैरह देखी जाती है। उसके बाद आ जाता है जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि मोनोपोलिस्ट जो है सेल अदरवाइज आइडेंटिकल यूनिट ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट प्राइस, के एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस के ऊपर बेचता है। ये मोनोपोलिस्ट की जो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेलवे जो है यहाँ से कराची जाना है, लेकिन वो जो 60 से ज़्यादा एज वाले होते हैं उनको हाफ टिकट होता है, तो ये जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि एक ही मूवी है, सिनेमा में चलनी है, शाम को भी वही मूवी चलनी है, दिन को भी वही चलनी है, लेकिन प्राइस उनकी डिफरेंट होती है। एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वेदर इट इज़ फिजिबल डिपेंड्स ऑन द इनएबिलिटी ऑफ बायर टू प्रैक्टिस आर्बिट्रेज, कि ये डिपेंड करता है कि जो इनएबिलिटी ऑफ बायर, कि जो बायर्स उस प्राइस पे चीज़ नहीं ख़रीद सकते, उनको इस काबिल बनाना ताकि जो चीज़ें हैं वो भी उनके सेल नेट के अंदर आ जाएं। तो जो परफेक्ट या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि चार्ज ईच बायर द मैक्सिमम प्राइस ही वुड बी विलिंग टू पे फॉर द गुड, के जो बायर होता है, ख़रीदार होता है, उसकी विलिंगनेस टू पे के हिसाब से
चार्ज करना, इसको फर्स्ट डिग्री या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि आप कितना पे कर सकते हो। वो सिर्फ ये नहीं है कि पूछ लेना काफ़ी नहीं होता, बाकायदा उनको पता होता है मोनोपोलिस्ट को कि यार इसके पास इतने पैसे हैं और ये इतने ही दे सकता है, फिर उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मैंने जो है वो इससे कितने पैसे चार्ज करने हैं। अच्छा, और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये कंज्यूमर सरप्लस को ख़त्म, कि जितना भी कंज्यूमर सरप्लस होता है ये सारा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सारा कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो ले लेता है। और इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें डेड वेट लॉस नहीं होता। इसको आगे हम ग्राफिकली देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ये आपके पास आ जाता है जी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि एक Q1 क्वांटिटी एक पर्सन है, उसकी विलिंगनेस टू पे P1 है। इसमें वो देखता है कि ये बंदा जो P1 बड़ी हाई प्राइस पे करता है तो वो उसको उस हिसाब से जो है वो सेल करता है। मतलब देखें कि कुछ कार इंडस्ट्री ऐसी हैं कि वो शायद आपने फेसबुक पे या इधर उधर पढ़ा हो कि जी बरनोई दारुल इस्लाम का जो बादशाह है, वो एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ उसके लिए चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा दे सकता है, इसलिए वो देखता है अच्छा इतनी प्राइस दे सकता है, इसको इतनी क्वांटिटी देनी है। अगर आप प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से देखा जाए, बर्गर किंग है जैसे, अब ये चीज़ है कि इसको Q1 जो क्वांटिटी जिस फर्म को या जिस पर्सन को या जिस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को P1 प्राइस के ऊपर दे रहा है, ये हायर प्राइस है। लेकिन एक बंदा है जो Q स्टार यानी कि मार्जिनल प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट Q स्टार क्वांटिटी, वो लेट्स से कि शेखपुरे में है। यानी कि बर्गर किंग जो है शेखपुरे में तो 200 रुपये का है, लाहौर में 1000 रुपये का है। अब होगा क्या कि वहाँ से बर्गर किंग ख़रीदेंगे, लाहौर में आके बेच देंगे, 800 रुपये का तो मुनाफा हो गया। यहाँ पे एक अजम्पशन लगाई जाती है कि देयर विल बी नो क्रॉस सेलिंग, कि एक बंदा दूसरे से चीज़ जो है वो नहीं ख़रीदेगा। ये इसकी एक अजम्पशन है जो इस स्लाइड में नहीं लिखी हुई, लेकिन अंडर द परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली चार्ज एट डिफरेंट प्राइस टू ईच बायर, इट सेल्स Q1 यूनिट एट P1, Q2 यूनिट एट Q2 एंड Q1 यूनिट्स एट P2 एंड सो फॉर्थ। यानी कि Q2 जो है वो P2 यूनिट्स के ऊपर वो सेल करता है। ये चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं। इसमें एक अजम्पशन है, तो वो अजम्पशन मैंने बता दी कि आपस में सेल नहीं हो सकती। कि मैं अगर कोई और कार की जैसे कोई पार्ट्स बेच रहा है, ठीक है ना, कार के पार्ट्स बेच रहा है लाहौर में तो बड़े महंगे हैं, लेकिन किसी दूसरी मार्केट में गुजरांवाला या उससे आगे जो वही कंपनी की वही प्रोडक्ट जो है वो 200 में मिल रही हैं और लाहौर में 1000 की मिल रही हैं, तो वो वहाँ से क्या करें कि परचेज़ करेंगे तो यहाँ आके बेच देंगे। तो ये चीज़ होती है। मोस्टली प्रोडक्ट मार्केट में ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आती। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जो नज़र आती है जी, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, वो है सर्विस इंडस्ट्री। आपने डॉक्टर्स देखे होंगे जो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है ना, सर्जन्स हैं कुछ इस तरह के, ख़ास तौर में वो देखेंगे कि कुछ ऐसे सर्जन हैं वो पाकिस्तान में 1-2 ही हैं, दिमाग के डॉक्टर इस तरह कहा करते थे। इसी तरह गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो जेल रोड पे जाए तो वो बड़ी दुनिया से उसके पास कस्टमर आते हैं। तो ये होता है कि हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करता है। ये आपकी जो सियासतदान है, ये जो राशिदा सलीम जो नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ी होती है, ये देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करती थी। तो होता क्या है, ये कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे के हिसाब से देखते हैं, कंज्यूमर के कितना वो पे कर सकता है। अच्छा 10,000 वो जो उनकी फ़ीस होती है 10,000, उन्होंने 10,000 ही लेनी है, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाता है उसने तो सर्विस देनी है, तो वो देखता है कि जी ये तो सिर्फ 2,000 दे सकता है, तो उसको वो 2,000 ही लेता है। और एक चीज़ का वो ख्याल रखता है कि उसको कोई उसका जो कंज्यूमर सरप्लस उसके पास ना बचे, कि उसको वाकई पता हो कि हाँ ये वाकई 2,000 ही पे कर सकता है, तो वो 2,000 ही पे करेगा।
और इसकी और एग्जांपल मेरे ख्याल में जो नज़र आती है वो शौकत खानम हॉस्पिटल में है। तो वो भी बाकायदा रिसर्च करते हैं और वो देखते हैं कि ये बंदा कितना पे कर सकता है। तो अगर तो कोई अमीर हो तो उसको कोई मतलब बेनिफिट इस हिसाब से नहीं दिया जाता, सर्विस गरीब को भी वैसे दी जाती है, अमीर को भी वैसे दी जाती है। तो होता क्या है कि वो देखते हैं, उनकी एक टीम होती है जो सर्वे करती है और देखती है अच्छा ये बंदा जो है काफ़ी वेल ऑफ है, अमीर है, और वो क्या करते हैं उससे उस हिसाब से कहते हैं जी ठीक है, हम जो ज़कात से या अपने फ़ंड से आपको पैसे नहीं देंगे, आपके पास आप पे कर सकते हो तो आपने सारे का सारा पे करना है। गरीब हो तो उसको सारे का सारा वेव ऑफ कर देते हैं। अगर कोई मिडल कोई इस तरह को हो, अच्छा 5 लाख पे कर सकते हो, उससे 5 लाख ही लेते हैं। तो वो ये देखते हैं कि उसका कंज्यूमर सरप्लस ना रहे, और इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये तकरीबन जो हेल्थ केयर में ये इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दैट्स चार्ज अकॉर्डिंग टू द willingness to of consumer. In this case, the firm will produce Q star. The total revenue will be at DEQ stars O. ये उसका जो है वो ओरिजिन है, नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो ओरिजिन है, तो ये उसका इन दैट केस जो है परफेक्ट कंपटीशन। इन दिस केस द फर्म विल प्रोड्यूस Q स्टार एंड टोटल रेवेन्यू विल बी, अगर वो Q स्टार जो है वो सेल करे, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की केस में मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, तो उस केस में उसका जो रेवेन्यू होगा DEQ स्टार ज़ीरो यहाँ से मुराद ओ ओरिजिन है। ठीक है, ये होती है आपके पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वैसे प्रोडक्ट में इसकी जो है वो एग्जांपल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जो है सर्विस इंडस्ट्री में ये चीज़ें नज़र आती हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी क्लास, ये हमारा जो है हमने लेक्चर जो है वो किया है। हमने मोनोपोली जो है वो तकरीबन ख़त्म कर लिया पिछले 5 लेक्चर से। हमने जैसे बात की थी कि हम जो करेंगे कि हमारे इसके हमने 4 पोर्शन के मैंने इसको डिवाइड किया था। एक कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हमने बात की थी डिमांड की, हमने बात की थी यूटिलिटी की, और यूटिलिटी कहाँ पे कट होती है, इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे बजट लाइन से टेंजेंट होती है, तो वहाँ पे डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई है। और फिर हमने एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी पढ़ा, और हमने डिमांड जो है वो ड्राइव की, इंडिविजुअल डिमांड से हम मार्केट डिमांड की तरफ आ गए। इसी तरह हमने सप्लाई साइड पे किया। सप्लाई साइड पे हम क्या किया कि हमने चीज़ों को किस तरीके से वो लेकर आते हैं सप्लाई साइड से, कि एक फर्म बिहेवियर क्या होता है। फर्म जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान होता है, और एक अपवर्ड और स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है। फिर तीसरा पोर्शन जो हमारा था वो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं, तो हमने कहा था कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। और फिर हमने मार्केट डायनामिक्स पढ़े कि अगर मार्केट्स जो हैं वो डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो क्या सिचुएशन होती है। और फिर हमने कहा कि किस तरह फ्री एंट्री, और ख़ास तौर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के परफेक्ट कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हमने देखी कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी। और इसके बाद जो है हमने बात की कि जो हमने ये बात करने के बाद फिर हम कॉस्ट एंड कास्ट इंडस्ट्री की तरफ आए कि किस तरीके से जो है वो न्यू फर्म इंटर होती है, तो लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट इज इक्वल टू प्राइस जो होता है, ये हमने केस पढ़ा। और उसके बाद अभी हमने चौथा पार्ट जो है वो मोनोपोली का किया, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ओलिगोपली पढ़ेंगे, और प्रेजनर डायलेमा हम पढ़ेंगे। ये एडवांस टॉपिक है, इसका हम 1 या 2 लेक्चर्स में कवर करवा देंगे, बड़े आसान तरीके से डेफिनेशंस वगैरह ही करवाएंगे।
और फिर उसके बाद हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है प्रिवेल करते हैं दुनिया में वो पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 या 4-5 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया। इसको इस तरीके से प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह ये आपके लिए बेटर होगा। और ये आगे हमारा सिर्फ जो रह गया है वो ओलिगोपली रह गया है, प्रेजनर डायलेमा है, इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम ये हम करेंगे। वो ये एंड में करवाने का मकसद ये है, अब आपको पता चल गया डिमांड सप्लाई क्या होती है, फर्म्स कैसे प्रोड्यूस करती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब आपके लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझना आसान होता है कि सोशलिज़म, कैपिटलिज़म और ये चीज़ें क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।